जीएससीसी के पत्रकारिता विभाग द्वारा निर्मित एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है महाविद्यालय के खास समाचार। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलाम कक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डॉक्टर कविता रावत के मुताबिक इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के कल्याण हेतु अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। और ये चीजें मिनिमम इंटरेस्ट एंड क्लैरिफाई क्वेश्चन आपको सेम डे वो नेचुरली लिखते खंबा था, बिजली का खंबा था, उसमें अपनी गाड़ी लगा दी और इतनी तेज स्पीड थी कि जैसे ही हो गए तो जो स्टीयरिंग होती है गाड़ी की वो सीधे यहाँ सामने घुस गई और मैं स्पॉट उनकी बन एक्चुअली में देखा गया तो ये सुसाइड था, क्योंकि उस टाइम पर उनकी जो कंडीशन थी उनको कोई व्यक्ति चाहिए था ये सुनने के लिए, ये समझने के लिए कि कोई उनको समझ। तो हमारी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग यही काम करती है कि हम प्रॉपर तरीके से ये समझ पाए कि सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमारी जितनी थ्योरीज हैं वो भी इसी चीज़ के लिए फोकस करती है। एक्चुअली में हम जिस चीज़ को मन की बात बोलते हैं तो मन की बात समझना, कहना, सुनना और उसके अकॉर्डिंग हमको सामने चीज़ों को रखना और उसको हेल्प करना, वो उस पर डिपेंड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग इम्पैथी स्किल्स की। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथी, दूसरा होता है एम्पैथी। तो एम्पैथी क्या हम किसी आप क्रिकेट ही देखते हैं तो क्रिकेट देखते समय जैसे ही छक्का लगा खड़े हो जाता है, वाह वाह छक्का 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 कुछ हो जाता है, क्या बता रहे हैं ये एम्पैथी कि हम लोग उसकी जगह पर खुद को फील कर रहे हैं। तो हम ये जो काउंसलिंग है इसके लिए है आप उसकी जगह पर खुद को फील करके देखिए कि अगर आप ऐसे होंगे तो आप क्या फील करेंगे, फिर आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव टेकिंग अंडर इमोशंस एंड लिसन स्टॉप चेकलिस्ट, इसमें एक चेकलिस्ट भी कहते हैं जिसको हम यूज करते हैं इसके लिए कि हम ये देख पाए, समझ पाए कि किस तरीके से उसका सिस्टम होता है। और वो कहते हैं कि हम आपको क्या जज कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जज नहीं करते, जो एक्चुअली सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पर हम देखा आता है मैनेजिंग क्राइम, एंगर एंड साइलेंस। तो देखिए काउंसलिंग में ये क्या है, इमोशनल रेगुलेशन है। इमोशनल रेगुलेशन ये बताता है कि हमारे संवेदों को हम अपने अंदर जो भाव है, जो संवेद है, इमोशंस हैं, उनको रेगुलेट कैसे करते हैं। तो या तो संवेदों में आपका जो बिहेवियर होता है वो क्राइम का होता है, या फिर एंगर का होता है, या फिर
क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, एथिक्स हो, उसमें सुनते हैं। तो वैसे ही इसमें के बाद ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसकी काउंसलिंग करने से पहले हमको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, एथिक्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हो जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो हमको मालूम है कि हमको कंसेंट चाहिए, हम किसी की काउंसलिंग करें तो ऐसे नहीं किसी भी बच्चे को बुलाया उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करें। हम पहले उसको कंसर्न करेंगे, उसको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे अपना पर्पस और उसका एथिक्स करेंगे, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। सबसे पहली चीज़ ये कि हम उसको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो सब कैसे रहेंगी, प्राइवेसी में रहेंगी। वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। और ये चीज़ अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो काउंसलर है वो किसी भी चीज़ को लेकर किसी कैंडिडेट का नाम वहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी काउंसलिंग के बारे में वहाँ नहीं बताएंगे। इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। फिर केस टू इफेक्टिव स्क्रीनिंग। इफेक्टिव स्क्रीनिंग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये सारे इफेक्टिव स्क्रीनिंग के पार्ट्स हैं जो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं, एज आई से बिफोर, कि जो आपके साइकोलॉजिकल टूल्स हैं वो यहाँ काम करेंगे। फिर आपके स्टूडेंट सेंसिटिव अप्रोचेस काम करेगा, एनवायरनमेंट से होगा वो काम करेगा, एंड कंसर्निंग होगा एंड ट्रेन टीचर्स। तो सौभाग्य क्या है, हम सभी को इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि केवल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ही नहीं, बाकी सभी पूरे कॉलेज के टीचर्स जो हैं वो यहाँ के ट्रेन टीचर्स हैं। आज के बाद सभी ट्रेन और सभी उसके लिए काम करेंगे। चलो आप देखिएगा स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रीनिंग टूल्स क्या होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स के नाम दिए होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका PHQ है तो ये हमारे किसकी बात करते हैं, हमारा फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। GAD है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। GHQ ये हमारा जनरल हेल्थ क्वेश्चनायर है। WHO ये बताता है हमारा कि जो सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनायर है उसकी बात करते हैं। तो कुछ ऐसे टूल उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किए थे जिसको यूज़ करके हम किसी भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये स्क्रीनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ये टेक्निकल पार्ट है जिसमें उन्होंने यूज़ किया था। इसमें टूल्स के अकॉर्डिंग है जिसको यूज़ किया जा सकता है। एंड अर्ली डिटेक्शन सेल्स है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम किसी भी बीमारी को होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो शायद टाइम लगेगा। जैसे अगर कोई किसी को कैंसर हो गया, अब हो ही गया तो क्या ही कर सकते हैं, जो उसके प्रोटोकॉल है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर हम पहले से अवेयर हो जाए और उस चीज़ का ध्यान रखें कि कैंसर ना हो, तो जैसे स्मोकिंग है उसको रोक दें, या और जो चीज़ें हैं जो कैंसर कर सकती हैं उन सब चीज़ों से दूर हो जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक वैसे यहाँ हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं, इफेक्टिव स्क्रीनिंग इन कॉलेज रिड्यूस हार्म एंड ट्रांसफॉर्म फीचर्स। हम ये देख सकते हैं कि जिन बच्चों को ज़रूरत है तो कुछ ऐसे सेशंस होने चाहिए जहाँ पर हर महीने या महीने में 2 बार या फिर 2 मंथ में 1 टाइम बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन किया जाए और ये समझा जाए, जाना जाए कि किस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। वहाँ तक उस बच्चे को जब जानकारी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे और प्रॉपर तरीके से उन बच्चों तक ये जो मतलब एक पहल है, इस पहल का उद्देश्य उन तक पहुँचेगा और बच्चे उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ये सेशन 6 है जिसमें क्राइसिस आइडेंटिफिकेशन एंड रिफरल पाथवेज की बात की। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, डिक्रीज एंगेजमेंट, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, एंड अटेंडेंस इश्यूज। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एकेडमिक इंडिकेशन रहते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि बच्चा जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले तो पॉइंट यही हो जाता है कि जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा था, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था और अचानक से उसका ग्राफ कभी जीरो में नजर आता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिसको कि हेल्प की जरूरत है। अभी होते हैं बिहेवियर पैटर्न्स। तो ये देखते हैं कि बिहेवियर में एक ऐसा पार्ट है जो कि प्रॉपर तरीके से समझा पाता है कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि किसी बच्चे को जरूरत है या नहीं। तो इसमें सोसाइटल बिहेवियर यानी जो समाज से दूर कर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में नहीं जा रहा है, फ्रेंड से बात नहीं कर रहा, या अपने आप को कहीं पे एक्सपोज नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, जो पहले वो सारी चीज़ें कर रहा है। वो इमोशनल डिप्रेशन एंड पर्सनैलिटी सिम्टम्स जो है ये भी इंडिकेट करते हैं बिहेवियर एस्पेक्ट्स में कि किस बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस है। ये क्रिटिकल प्रोटोकॉल है जो कि सुसाइडल आइडेंटिफिकेशन को या उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुसाइड से रिलेटेड रहती हैं, बट सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के
शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कॉलेज की महिला प्राध्यापकों, छात्राओं और महिला स्टाफ को डॉक्टर कपिल बाला पांचाल ने अपने विशेष व्याख्यान से मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अलका जैन थी। और इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसका नाम उन्होंने नारी सशक्तिकरण एवं नारी वंदन। और उस समारोह के उस पखवाड़े के अंतर्गत आज एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। और अभी हमने मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेजेंटेबल जो हमें समझ में आए, सामने जब दिखाई देता है ना, वो ज़्यादा समझ में आता है। तो किस तरह से हमारी छात्राएं, और ये तो विद्यार्थियों के लिए था समस्त, इसमें हमारी छात्राएं भी लाभान्वित होगी हमारे टीचर्स के माध्यम से। तो ये जो बहुत अच्छी प्रस्तुति डॉक्टर कपिल बाला और डॉक्टर पिंकी सक्सेना मैडम के द्वारा बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया, तो हम लोग सभी लाभान्वित हुए इससे। और हम निश्चित रूप से छात्रों को भी, विद्यार्थियों को, और मुख्य रूप से जो अभी मेरे पास काम आया है वो छात्राओं के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी होगा। और इसी तारतम्य में मैं डॉक्टर कपिल बाला को आमंत्रित करूंगी कि वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हमें अपने व्याख्यान से लाभान्वित करें। डॉक्टर कपिल बाला। नारी शक्ति की जहाँ तक बात करें, हम लोग तो सभी शक्तिशाली है। यहाँ पर जितने भी सब बैठे, मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ, आप सब लोग को सब कुछ पता है। तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी, सबकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी, फिर भी चूंकि वक्त की ख्वाहिश है कि हम कुछ बोले नारी शक्ति को लेके, तो मेरा कुछ अचानक में मुझे इन्वाइट किया गया इस वाले लेक्चर के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ से कुछ आपको अच्छा बताऊँ। What does invest in yourself mean? मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी जो मुझे ठीक लगी कि हम लोगों को अपने में क्या इन्वेस्ट करना है ना। तो हम लोग देखिए, द वर्ल्ड इज योर्स, पूरी दुनिया हमारी है, हमारी पूरी दुनिया। इसमें हम लोग कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोगों को कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, है ना। क्रिएटिव करना यानी कि अब एक जैसा रूटीन रहेगा तो सब लोग बोर हो जाएंगे। अभी रूटीन कैसा है, सुबह से शाम तक बंधा है, लेकिन कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज अगर हम करेंगे प्लान तो हो पाएगा। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। तो हम लोग इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं तो है ही, हम लोग स्ट्रॉन्ग है इन सब चीज़ों को, लेकिन जहाँ तक हम सोचें कि फिजिकली भी हमें अपना और मेंटली भी रखना है सब चीज़ें, कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहें, तो उसके लिए हम अपना बेस्ट वर्जन, हम अपना और भी ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। तो कैसे हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी स्टडी मिली थी कि उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। एक जर्नल था, उससे निकाला था ये कि हमें अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना है। एंग्जाइटी हम लोग सबको बहुत है। फीमेल्स का जो लाइफ है वो कैसा है कि घर और बाहर दोनों जगह पर बैलेंस रखना है ना। हम लोग अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, अभी हम अपना बेस्ट ही दे रहे हैं सब जने। तो मैनेज एंग्जाइटी हमें अपनी करनी है, हमें अपना रिड्यूस कम करना है। अगर हमें कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो रहा, हम लोग इतने डिप्रेशन भी नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ऐसा मैं सोचती हूँ कि हम जितने लोगों के बीच में और जितने हमारे आसपास है सब लोग, तो हम लोगों को फिर भी अपना कोप विद डिप्रेशन करना, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स एंड कोप विद फियर्स। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसा नहीं कि हम आज ना अच्छे वाले बैठे और हम हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे से चल रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को भी प्रायोरिटाइज करना है कि पहले हमें क्या सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिर उसके बाद में निगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को हमें पहचानना है। एक हेल्दी माइंड के अंदर भी दिन भर में ऐसा बोलते 45,000 निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो चलते ही रहते हैं वो तो। और जितना हम सोचेंगे ना
कि नहीं मैं निगेटिव नहीं सोचूंगी, तो निगेटिव तो जरूर आएगा। अगर कोई आने में लेट हो गया, किसी का फोन नहीं लग रहा है, तो और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी कि क्या हो गया, निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। और तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स सब में होती है, मेरे अंदर भी बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, तो हमको गुड हैबिट्स करना। हम लोग को सबको पता रहता है हमारे अंदर कम से कम एक तो सबके अंदर है, ज़्यादा नहीं तो 1 2 4 जितने भी अपने को पता रहती है उतनी कितनी होती है। तो जो हमारा रीडिंग होता है, हम लोग नई नई स्किल्स सीखते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, तो हम अल्जाइमर्स की बीमारी से भी बचे रहते हैं। ये न्यूज़ में ये प्रूव हो चुका है कि हमारा ब्रेन अगर एक्टिवेट रखेंगे, हम नई नई भाषाएं सीखेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, नए काम करेंगे, कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज अगर हम नहीं सीखें, तो हमारा ब्रेन जो रहता है वो गंभीर बीमारियों से बचा रहता है। और हमारे अंदर अभी जितने स्किल्स हैं उनको अपने को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है ना। उससे हमें क्या क्या होगा कि भले हम बिजनेस में हो, जॉब में हो, लिखते हो कुछ अच्छा या कोई अच्छी डिश बनाते हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और अपना नया स्किल कुछ ना कुछ हम सीखें और नई नई सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी अटेंड करें। हम जरूरी नहीं कि हम लोग प्रोफेसर बन गए। एक बार मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रोफेसर और डॉक्टर 2 लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो मन में रहता है वही सामने वाले से सुनना चाहते हैं, तो जब तक वो नहीं बोलते तब तक वो उसको घुमाते रहते हैं कि और बताओ और बताओ। और जब उनको लगता है कि हाँ मैं जो सुनना चाहता था वही सामने आ गया, तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है अब सही बोला आपने। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो हमें इसके लिए, लेकिन ये गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सही भी होगा, क्योंकि अपने आप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्किल्ड है ना, तो वो चाहता है कि सामने वाला भी उतना ही ट्रेंड हो उसी की तरह से। तो हमको नई नई चीज़ों के सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहिए, और उससे ये मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसके रिटर्न्स हमें अपने पर्सनल रहते हैं। इससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज हम सब रेगुलर करें, उससे हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सब चीज़ों से दूर रहेंगे, सारी मेंटल डिसऑर्डर्स से। और एक्सरसाइज रेगुलर करें, बेटर मेमोरी रहेगी उससे, इवन क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी उससे अपनी, और हेल्दी वेट, मूड इम्प्रूव रहेगा, डिसीज से दूर रहेंगे, मेंटल हेल्थ कंडीशन से दूर रहेंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, फोकस अच्छा बनेगा हमारा। जहाँ पर और जहाँ हेल्थ की बात है, वहाँ मेंटल के साथ फिजिकल, तो अपना न्यूट्रिशन स्टेटस भी हम अच्छा रखें। मैं इसके पहले यहाँ आने से पहले जब मेडिकल कॉलेज में थी, तो मैं डायटेटिक्स वाला डिपार्टमेंट देखती थी, तो मैं देखती थी कि फीमेल्स कई बार बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को ना अपने लिए अच्छे से मैनेज नहीं करती। जैसे घर के लोगों के लिए कुछ अच्छा बना दिया, सबने खूब तारीफ करी, खूब खाया अच्छे से खाया, उनके लिए बाद में इतना सा बचा तो बहुत खुश होती है, बोलती है कि सबको खाया पिया हुआ देख के मुझे कितना अच्छा लगा, मेरा तो ऐसे ही पेट भर गया, मन भर गया तो पेट भर गया ऐसा। तो एक चीज़ अगर देखी जाए कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है वो इंटर रिलेटेड होती है। जैसे बोला गया है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो अगर हमारे सारे वाइटल्स, हमारा सारा न्यूट्रिशन, अगर हमारा सब कुछ प्रॉपर रहेगा, परफेक्ट रहेगा, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, नर्वस सिस्टम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है, पर आपको कितना पता है कि आप कितना विटामिन बी ले रहे हैं, तो आपको B12 की कमी नहीं होगी। अचानक अगर आपने टेस्ट कराया ना, तो पता चलेगा आपको कि अपने को विटामिन B12 की कमी हो रही है। क्योंकि हम लोग को लगता है हम खूब अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, हम अच्छी अच्छी डिश पका रहे हैं, हमारे अपने बच्चों को अच्छा टेस्टी हेल्दी खाना दे रहे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन या तो हम वेट गेन कर रहे हैं या वेट लूज कर रहे हैं, या हो सकता है हमारे अंदर कोई कैल्शियम की कमी हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। अब सोचते नहीं, अपन घर के लोगों को नहीं बताएंगे, ये लोग परेशान हो रहे हैं, या ये सोचेंगे अरे क्या कुछ नहीं करती है, दिन भर घर पे रहती है आराम से, या दिन भर कॉलेज में जाके बैठती होंगी, बच्चे तो आते ही नहीं है, एक तो क्लास लिए बैठे आराम से, कितना पढ़ाते होंगे, तो ये तो अच्छे ही है। तो मतलब जनरल वो बोल रही हूँ मैं कि लेवल वाला आइडिया है कि सबको यही लगता है कि घर में अगर कोई लेडी रह रही है मतलब वो बहुत आराम से, जबकि मतलब हमारे घर इन लोग बोलते हैं कि जो घर में रहता है उसका तो और ज़्यादा काम रहता है, उसका तो हाथ बस ही नहीं रहता है। और ऐसे हम लोग का है कि हम भी अगर यहाँ आ रहे हैं, हमारे वर्किंग आवर्स में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम प्रॉपर जो एक डाइट की जो एक प्रॉपर थाली हम घर पे टेबल पे बैठ के खाते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम उतना ही लाते हैं जितना कन्वीनियंटली हम कैरी कर सकें और उतना हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों के लिए गोल सेट करना पड़ेंगे। तो क्लेरिफाई व्हाट यू वांट, हमें ये
ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब सीधे सीधे शब्दों में जैसे हम लोग बोल दें कि हम अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, हेल्दी या लो हेल्थ क्वालिटी। तो एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो अपनी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी बाकी के सब लोगों की रखती है, जितनी बच्चों की। अभी सबसे ज्यादा जब बच्चे छोटे रहते हैं ना अपने, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में बच्चे रहते हैं। कुछ भी काम में प्रायोरिटी होगी तो बच्चे, बुजुर्ग, उसके बाद हस्बैंड, उसके बाद में फीमेल्स, लेडीज। तो हम लोगों को भी अपने सेट करना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं। तो उसमें हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। एक हमारा कुछ विजन हो, ऐसा ये क्लियर विजन हो कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हमें हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेंस पे खड़े नहीं उतरना है, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये अल्टीमेट गोल की हमारी लाइफ का कि हम सबको खुश रखें। अदरवाइज क्या होगा, अगर सबको खुश रखने का जिम्मेदारी ले ली तो क्या होगा, नहीं लेना है ना ठीक है, अपन खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, बस ये मान लेते हैं। और मेक ए रूटीन, विद द प्रॉपर रूटीन यू कैन डू ग्रेट थिंग्स विद फ्यूअर एफर्ट्स। कुछ नया नया हम करें, रूटीन नया बनाएं, अभी तक जितना किया उतना, उसके अलावा हम और भी कुछ नया कर सकते हैं। मेजर रिजल्ट्स है ना, हम कुछ प्लान करें कि हमने जो किया, भले हम एक हफ्ते का छोटा गोल बनाए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 दिन, जैसा भी हमारा हो, और हम क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंगेज रहें। और अपने आप में कैसे इन्वेस्ट करना है, रीड बुक्स और ई बुक्स, है ना। हम जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना हम हमारा इमेजिनेशन को इंस्पायर करेंगे और हमारा नॉलेज बढ़ेगा, वोकेबुलरी बढ़ेगी। कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की नई नई टेक्निक्स पता चलती है। और स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक टाइम ऐसा रहता है ना जब हम लोग अपने फैमिली में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कोई टाइम नहीं निकालते हैं। अगर कोई कॉल आता भी है तो हम लोग बोलते हैं अभी व्यस्त में बात करूंगी और रख देते हो, पता चला घर के दूसरे कामों में लगे। जैसे उनकी मैडम ने बताया कि सर को सुसाइड करना का चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम को, उनका नाम लिखा हुआ है अभी भी ग्वालियर थी मैं, तब मैंने देखा वो लोग बताते हैं। तो फ्रेंड्स के टच में रहने से क्या फायदा होता है, अगर फ्रेंड्स नहीं हो लाइफ में तो क्या है, फ्रेंड्स से हमारा अच्छा नुकसान क्या है फ्रेंडशिप के, कुछ नुकसान नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई सच्चा दोस्त है ना तो चाय भी नहीं पिलाई तो नहीं उठेगा। और अगर वो बना हुआ है कि यार, तो फिर वो मतलब कैलकुलेशन वाले फ्रेंड्स रहते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं रहते, वो कुछ और रहते हैं। तो फ्रेंड्स और फैमिली के हम लोग नजदीक रहे, फैमिली में भी उन्हीं लोगों के पास रहे जो टॉक्सिक नहीं हो। अगर टॉक्सिक लोगों के साथ बैठ गए तो फिर तो वॉट लग जाएगी सारी मेंटल हेल्थ की। और अगर आपने कहीं से वेट कम किया है ना, अगर कुछ अपना डाइट प्लान रूटीन किया है, तो एक बार मुझे एक लेडी मिली थी, उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही मैंने वेट रिड्यूस करना शुरू कर दूँ, मेरी फैमिली वाले मेरे को बोलने लग जाते हैं तुम तो ऐसा दिख रही हो, बहुत ज़्यादा वो हो गई हो, वीक दिख रही हो, तुम तो किसी दिन को चक्कर खा के गिर जाओगे। तो उन्होंने अपने सारे प्लान जो थे सारे वन टप कर दिए। फिर वो वापस मिले कुछ टाइम बाद मेरे को पड़े हुए बेड के साथ में, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपने तो बीच में अच्छा स्कोर किया था, फिर ये क्या वापस पुराने उस पर आ गए रिकॉर्ड पे। तो कहने लगे कि अरे नहीं, सब लोग मेरे को करने लग गए थे कि नहीं ऐसा नहीं। तो हम ऐसे ही लोगों के बीच में रहें जो टॉक्सिक ना हो, जो हमारे गोल्स को मोटिवेट भी करें अगर उनको पता भी चल जाए तो। और लर्न समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया सीखें ही सही, कि कुछ नया, कुछ नहीं तो बच्चों से ही पूछें हम, कोई नया गेम ही सीख ले। अगर बच्चे आजकल फोन बहुत चलाते हैं, और जब नए नए फोन आए थे तो पता नहीं कब क्या टच हो जाता था और किसी को भी कॉल लग जाता और किसी को भी मैसेज चले जाते थे। तो कई बार ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हम लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और अपनी, मेरी आप सबको यही शुभकामना है कि आप सब अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छे रखें और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, नाचते गाते रहें। थैंक यू। मुझे लगता है कि जो पहले वाला प्रेजेंटेशन था उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड था उनसे, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही दिल के अंदर छू लेने वाला। और आज की स्थिति में जबकि हम
लगभग सभी 50 के यहाँ पे बैठे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैम जो संसार की आधी आबादी नारी शक्ति, और उस नारी शक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और इसको तालमेल बैठा करके आपने जिस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वो निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक आधार स्तंभ, एक आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। ऐसे इतनी सुंदर प्रस्तुति और सारगर्भित और एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पर कहें कि जरा 1-2 घंटे पहले ये प्रोग्राम तय हुआ है, क्योंकि 13 तारीख को शाम को मुझे आयुक्त से लेटर मिला। मैं एग्जाम ड्यूटी में थी तब 5:30 बजे, और 13 से 15 अप्रैल तक प्रथम चरण की जानकारी उनको 10 से 13 अप्रैल तक के कार्यक्रम की देना थी, तो उसको हमने 15 अप्रैल को आज करके ये जानकारी हमें देना है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर और इतना अच्छा व्याख्यान हमें सुनने को मिला, तो मैं डॉक्टर कपिल वाला पांचल की बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही मैं आभारी हूँ कि हमारी सुनीता शर्मा मैडम ने उनका नाम प्रस्तुत किया, और हमारी कविता रावत मैडम ने उनका नाम प्रस्तुत किया कि नहीं वो बहुत अच्छे से बोलेंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई सीनियर प्रोफेसर बोले, तो उन्होंने इनका नाम दिया, और निश्चित रूप से वो इतना 100% खरा उतरा आपने जो नाम दिया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, और आप सभी का जो यहाँ बैठे इतनी देर तक, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। पिंकी मैडम आपने भी बहुत सुंदर बोला था, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो यह थी GACC की खास न्यूज। नमस्कार।